नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंदर में हम अनगिनत टॉपिक्स को देखने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद हम करने वाले हैं असाइनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, असाइनमेंट है क्या, इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पर आज के सेशंस में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट लगता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के खासकर। पर बिलीव मी, ये इतने भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में ये सब टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं ऑपरेशन रिसर्च के एक टॉपिक से, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपोर्टेशन पे जाने से पहले सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में होता क्या है। जैसे कि नाम में ही जिक्र है कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हम जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो वहां पर जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, हम उस कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम उस कॉस्ट को कम से कम रखें। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स में, कि हम जो भी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए। अब इसके कुछ तरीके होते हैं, पर यहां पर हम सॉल्वर मेथड का यूज करेंगे, जिसके जरिए हम एक्सेल में बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लोग जब बुक और पेन का इस्तेमाल करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, तो वहां पर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। पर यहां पर जब हम एक्सेल में ट्राई करेंगे ना, तो काफी आसान होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। पर चूंकि हम इसे एक्सेल में सॉल्व करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्वर में किस तरह से सॉल्व करेंगे वो स्टेप्स को मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ डिमांड्स दिए गए हैं। इस सेक्शंस में आपको यहां पर सब डिमांड्स दिखेगा, और यहां पर सप्लाई दिखेगा। ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, और यहाँ से मिल्क डिस्पैच होता है हर एक सेंटर पे। राइट। मान लीजिए कि ये प्लांट है दिल्ली में, और दिल्ली से इसे जाना है लेट्स से राजस्थान। सो वो क्या 19 जो कॉस्ट है वो पर यूनिट का कॉस्ट है। यानी कि मान लीजिए कि वहां पर हम एक टन माल हम भेज रहे हैं, एक टन दूध भेज रहे हैं हम, फ्रॉम S1 टू D1। और उसमें मैं सिर्फ एक दूध के पैकेट का कॉस्ट कंसिडर कर रहा हूँ, उसको ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट कंसिडर कर रहा हूँ, और वो है 19 रुपए। वैसे ही एस वन से D2 में मुझे जाने के लिए 30 रुपीज लगेगा। S1 से D3 जाने के लिए मान लीजिए कि ये दिल्ली है, तो दिल्ली से मैं राजस्थान गया तो 19 रुपया लगा। दिल्ली से अगर मैं गुजरात गया तो 30 रुपया लगा। दिल्ली से मुंबई गया तो 50 रुपीज लगा। और अगर दिल्ली से मैं यूपी गया तो 10 रुपया लगा। तो ये क्या है, ये डिफरेंट कॉस्ट है। वैसे ही मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है मेरा गुजरात में, तो गुजरात से मुझे मान लीजिए चेन्नई जाना है तो 70 रुपीज लगा। गुजरात से मान लीजिए मुझे हैदराबाद जाना है तो 30 रुपया लगा। गुजरात से मुझे लेट्स से मध्य प्रदेश जाना है तो 40 रुपए लगा। तो इस तरह से यहाँ पर कॉस्ट को दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसका मिनिमम कॉस्ट कितना होगा। यहाँ पर हम मिनिमाइजेशन करना है। तो चलिए इसे समझते हैं, और एक्सेल पे हमने बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए एक्सेल पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। देखिए, ये जो भी डेटा था, ये डेटा हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। ये सभी डेटा यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला टास्क है कि यहाँ पर जो भी सप्लाई दिया गया ना, ये सप्लाई दिया है और ये डिमांड दिया है, इनका टोटल निकालना। सबसे पहले इनका टोटल निकालना। तो यहाँ पर और आप क्या कीजिएगा, इसे मर्ज कर दीजिए, और फिर इक्वल्स टू सम। कितना आया, 34 आया। और इसका सम कितना आएगा, सम। ठीक है, ये भी 34 आया।
तो ये क्या कहना चाहता है, यानी कि आपका जितना डिमांड है उतना सप्लाई है, राइट? डिमांड और सप्लाई दोनों मीट करते हैं, और यानी कि इसे हम बोलते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब इसके अंदर में देखिए दोस्तों, ये जो लिखा है, मैंने येलो कलर से जो मार्क किया है, वो आपका कॉस्ट हो गया, और ये जो है ये आपका यूनिट हो गया। सप्लाई एंड डिमांड जो हमने ग्रीन कलर से इसे मार्क किया है, ये है यूनिट आपका, ठीक है? ये है कॉस्ट, ये रुपीज में होगा, और ये है आपका यूनिट, कितना यूनिट अवेलेबल है। मान लीजिए 60 टन हो गया, 9 टन हो गया, 18 टन हो गया, ठीक है? और यहाँ पे 5, 8, 7 और 14, टोटल आ रहा है 34। तो ये बैलेंस्ड हुआ। अगर कुछ और नंबर आता और उसके बीच में डिफरेंस होता, तो हम देखते हैं वैसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर समझने की कोशिश करेंगे वहां पर क्या करना है। पर ये तो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं इसे ना डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर देता हूँ। अब हमने क्या किया, यही चीज को कॉपी किया, इसे आप कॉपी कीजिएगा और यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो टोटल टोटल लिखा है ना, इसे हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। आप स्टेप्स को ध्यान रखिए कि किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम ऑफ, जितना भी आपका रो है उसको सम कर लीजिए और फिर ड्रैग कर लीजिए, ठीक है? और यहां पर भी आप वही करेंगे, इक्वल्स टू सम ऑफ जो भी कॉलम में मेंशन वेरी ब्लैंक कॉलम्स हैं वहां पे आप ड्रैग कर लीजिए, इसे ब्लैंक ही रखना। और ये चूंकि अभी कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए आपको अभी जीरो आ रहा है फिलहाल, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, देखिए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिखेंगे। ये क्या है, मेरा डिसीजन वेरिएबल्स है। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो कॉस्ट आप कम से कम ही रखना चाहेंगे ना, कॉस्ट थोड़ी ना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा हो। तो इसीलिए हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइजेशन यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट ऑफ, ये जो वेरिएबल्स है, आप इस वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जीरो को गलती से सेलेक्ट मत करना, जो भी आपने सम किया उसको सेलेक्ट मत करना, सिर्फ वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना, यानी कि कॉस्ट को सेलेक्ट करना, कॉमा, फिर आप इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर कीजिएगा, ठीक है? अब क्या कीजिएगा, अपने सप्लाई कंस्ट्रेंट, ये जो आपका सप्लाई है वो कंस्ट्रेंट है, उसका कंस्ट्रेंट लिखना है। फिर उसके बाद हमें डिमांड कंस्ट्रेंट लिखना है। हमारा सप्लाई कितना है, S1 S2 S3, ठीक है? S1 S2 S3 लिख दिया। डिमांड कंस्ट्रेंट क्या है, D1 D2 D3 D4, D1 D2 D3 D4, ठीक है? हमने ये भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो भी सप्लाई है ना, सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल का जो टोटल है वो लिखेंगे। फिर इसके बाद हम सप्लाई का यहाँ पे टोटल, फिर डिसीजन वेरिएबल का S2 सेलेक्ट किया, फिर हमने ये सेलेक्ट किया, फिर उसी तरह S3 सेलेक्ट किया, और फिर हमने ऊपर से भी S3 सेलेक्ट किया। वही उसी तरह से यहाँ पर आप पहले D1 को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर वही आप D2 को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप D2 को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर D3 को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे D3 को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे D4 को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे T4 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ठीक है, हमने यहां तक कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको डेटा में जाना है। क्या करेंगे, अब डेटा में जाएंगे, सॉल्वर आपको दिख रहा है? सॉल्वर नहीं है तो आप सॉल्वर को ऐड कर सकते हैं फाइल में जाके। आप ऑप्शंस में जाके यहाँ पे, आप ऑप्शंस में जाने के बाद आप यहां से ऐड इन कर लीजिएगा, आप देखिएगा, हाँ ऐड इन कर लीजिएगा। और यहां से आप जाइएगा और सॉल्वर, आपको सॉल्वर एक ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चूंकि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम ये स्टेप्स नहीं करेंगे। आप जरूर कर लेना अगर आपके पास नहीं हो एक्सेल। देखिए, अभी सेट ऑब्जेक्टिव्स, सॉल्वर में जब आप क्लिक करेंगे ना, सॉल्वर के कुछ पैरामीटर्स है, तो यहां पर आपको सेट ऑब्जेक्टिव्स लिखा रहेगा।
तो हमने ये जो किया था ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उससे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। कुछ वापस सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं ये सब रीसेट ऑल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे पहला, फिर हमने मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज कर देंगे। फिर जो भी चेंज वेरिएबल्स है, ये चेंज वेरिएबल्स क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स ये है मेरा, आप यही सेलेक्ट करेंगे। मैंने ट्रैक कहाँ तक किया है ध्यान से देखिएगा, वहां वहीं तक लेना है आपको, टोटल नहीं लेना है। फिर इसके बाद आप ऐड कर दीजिएगा। मैं शॉर्टकट बताता हूँ, एक एक ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे पूरा ट्रैक कर लीजिएगा। तो फिर ये क्या इक्वल्स टू है ना साइन सब में, और फिर ये इसे ट्रैक कर लीजिएगा, फिर ऐड कर दीजिए। फिर आप इसे ऐड कर दीजिएगा, फिर इसे ड्रैग कर दीजिए, फिर इक्वल्स टू पे जाएं, और फिर आप इसे ड्रैग कर दीजिएगा, फिर वापस आप ऐड करें। अब क्या करना है, ये जो भी वेरिएबल्स है ना आपका, इसको सेलेक्ट करें, और ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पहला कंडीशन। और वापस आप इससे सेलेक्ट कीजिएगा, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इंटीजर। ठीक है, फिर ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद सिंप्लेक्स पे क्लिक कीजिए, सिंप्लेक्स, और फिर आप जाइए सॉल्वर में, और इसे ओके कर दीजिए। देखिए, आपका जो मिनिमम कॉस्ट आया है वो है 743 रुपीज। ठीक है, और ये आपका कंस्ट्रेन यहाँ पर टोटल आ चुका है। देखो टोटल आपका ये मैच करेगा, जो भी आपका डिमांड एंड सप्लाई में है वो मैच करेगा। और यहाँ पे हमने वेरिएबल्स, तो ये क्या दिखा रहा है, ये वेरिएबल्स का मतलब क्या है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बता रहा है कि S1 से हम D1 5 रुपीज में, S1 से हम D1 पहले भेजेंगे। और ये जो भी ये जो भी है यहाँ पर आपको जो भी कुछ दिया है, ये ये क्वांटिटी है, ये रुपीज नहीं है। ये क्या है, ये क्वांटिटी है, ये वेरिएबल्स है आपके। ठीक है, ये क्वांटिटी है। मान लीजिए कि यूनिट आपने केजी लिखा है, यूनिट आपने कुछ भी लिखा हो ना, यूनिट वो है, केजी है, लीटर है, या कोई मीटर है, कुछ भी यूनिट होगा ना, या नंबर्स हैं, वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा। और मैंने यहाँ पर आपको क्या बताता है, ये क्या है, ये यूनिट है, और ये क्या है, ये कॉस्ट है। तो मैं S1 से D1 कितना यूनिट सप्लाई करूंगा, 5 यूनिट सप्लाई करूंगा, और S1 से फिर D4 2 यूनिट सप्लाई करूंगा। ठीक है, तो टोटल 7 यूनिट्स, यानी कि यहाँ का सप्लाई इतना होगा, और डिमांड कितना था, 5। ठीक है, S1 से D1 5 होगा, और हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब प्लांट 1 से जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में सप्लाई करना है वो है 5 यूनिट्स। ठीक है, उसी प्रकार से S2 से D2 में 2 है, S2 से D3 में 7 है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अ कंपनी हैज फैक्ट्री एट F1, F2, F3 लोकेशन that supply product to warehouses at W1, W2, W3. The weekly capacity of factories are 200, 160, 90 units respectively, and the weekly warehouse requirements are 180, 120, 150। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। The unit shipping costs are as follows. To determine the optimal distribution for this company in order to minimize the total शिपिंग कॉस्ट, टोटल शिपिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है कि इसका इसका मिनिमम कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो ये सप्लाई डिमांड है। आप देख सकते हैं कि टोटल चूंकि यहाँ पे दिया है 450, तो यानी कि ये भी बैलेंस्ड टाइप है। जिस प्रकार से हमने पिछला सम सॉल्व किया था उसी प्रकार से यहाँ आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, आपने लिख दिया, सबसे पहले ये टेबल जो है एज इट इज लिख दीजिए, ये टेबल को कॉपी कीजिए, यहाँ पे लिखिए ये बैलेंस्ड है। हाँ बैलेंस्ड है, 450 आ रहा है, इसका टोटल 450 आ रहा है, यानी कि बैलेंस्ड है। फिर W1, W2, W3, आप ये चूंकि सॉल्व हो चुका है सॉल्वर में, देखिए हमने सॉल्व कर लिया है, तो उसी लिए हमने एक एक इंटीजर लिया। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इंस्टेड ऑफ एक इंटीजर लेने से अच्छा आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या किया था, सम प्रोडक्ट लिया था। फिर यहाँ पे क्या है, सप्लाई कंस्ट्रेंट क्या है, ये, फिर ये, फिर हमने F2 लिया, और फिर हमने F2 लिया, और F3 लिया, फिर हमने F3 लिया। इस प्रकार से हमने सॉल्व किया और पता लगाया कि इसका मिनिमम कॉस्ट कितना है, वो है 5920। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। अ कंपनी हैज टू सप्लाई gravel to three construction projects located in town A, B, and C, having weekly gravel requirements of 72, 102, 41 truckloads, respectively. The company has three gravel pit located in town X, Y, Z, having weekly supply capacities of 76, 82, 77 truckloads, respectively. Delivery costs from each pit to each project site are shown below. Schedule shipment from pit to projects in order to minimize the total transportation cost and find the minimum cost. ठीक है, मतलब हम पिट से प्रोजेक्ट में कितने ऑर्डर्स को सप्लाई करेंगे और इसका मिनिमम कॉस्ट कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है प्रोजेक्ट्स लोकेटेड इन टाउन। ये क्या दिया है यहाँ पे, 72। तो मतलब आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स क्या है, ये है प्रोजेक्ट्स, राइट। तो प्रोजेक्ट्स क्या है आपका, ए बी, बी यहाँ पे है, और सी, सी यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, 72 को आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये 72, ये 102, और ये 41 ग्रेवल्स हो गया। और एक्स वाई जेड क्या है, 76, 82 एंड 76, 82 एंड 77। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे। अब इसे मैं इरेज कर देता हूं और हम जाते हैं एक्सेल में और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने ये तो कर दिया था, ये जो एज इट इज लिख दिया। अब देखिए जब आप टोटल कर रहे हैं तो टोटल आपको कितना आ रहा है, 215 आ रहा है, और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको 235 आ रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 20। यानी कि आपको 20 यहां पर ऐड करना होगा ताकि ये 235 और ये भी 235 हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर कॉलम ऐड किया, उसे बोलते हैं हम डमी। तो जब भी अगर बैलेंस ना हो, आपका डिमांड साइड और सप्लाई साइड इक्वल ना हो, तो आप एक डमी लेंगे। डमी उस जगह पर लेंगे जहां पर आपका जो भी यूनिट है वो कम है। ठीक है, यहाँ पर कम है तो हम डमी यहां पर लेंगे। तो हम यानी कि कॉलम, कॉलम में हमने डमी लिया है। आप यहाँ पर कॉस्ट जीरो लेंगे, जीरो, आप हमेशा जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे लास्ट में जो डिमांड रहेगा वो है 20, इसका यूनिट है 20। ठीक है, इसके बाद जिस तरह से हमने पिछला सम सॉल्व किया था उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, फिर इसको भी हटा देते हैं, हटा देते हैं, ताकि आपको वापस से मैं समझा सकूं कि किस तरह से हमने सॉल्व किया। जैसे कि सम किया मैंने, ट्रैक कर दिया, इसको भी सम लिया, और फिर इसको ट्रैक कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम सॉल्वर में जाएंगे। मैं रीसेट कर देता हूँ ये। ठीक है, रीसेट करने अभी देखिए, यहाँ पे हमने सम प्रोडक्ट लेना है, सम प्रोडक्ट ऑफ दिस, कॉमा सम प्रोडक्ट ऑफ दिस, कॉमा हम ले लेते हैं वापस सम प्रोडक्ट ऑफ दिस, कॉमा सम प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आया, अब हम जाएंगे सॉल्वर में। हम ऑब्जेक्टिव क्या लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। फिर वेरिएबल्स क्या है हमारी, ये वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, हम क्या ऐड करेंगे, अच्छा हम यहाँ पे ऐड करना भूल ही गए, राइट। अब वापस जाते हैं। ठीक है, सॉल्वर से बाहर निकलता हूं मैं। ये देखिए, ये हमने लिया, फिर इसको सेलेक्ट किया। अब आप सीधा ड्रैग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ड्रैग कर दीजिए। देखिए ये क्या है, ये है,
ठीक है, हर इसको टाइप करना। बट जब आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली करेंगे तो आपको ड्रैग नहीं करना है, तो आपको एक एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप डमी भी लिखिए यहाँ पे, हाँ। फिर इसके बाद 72, 102, 41 एंड 20। अब हम क्या करेंगे, सॉल्वर में जाएंगे। हमने ये दो चीजें लिख दी थी, यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको, फिर इक्वल्स टू, अब हम ऐड करेंगे इसको, ऐड कर दो। फिर इसके बाद हम डिमांड कंस्ट्रेंट इक्वल्स टू, फिर हमें इसको लेंगे, फिर ऐड करो। फिर इसके बाद वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वापस ऐड कीजिएगा, फिर वेरिएबल्स, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इंटीजर लेंगे, फिर ओके कर दीजिएगा। आपने जैसे ही ओके किया ये आएगा, फिर आप सिंप्लेक्स सेलेक्ट कर लीजिए, सॉल्वर में जाइए, आपको सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, ये आपका कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट। इस तरह से हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, किस प्रकार से प्रॉब्लम्स पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम्स में। अब ओके, हम ये प्रॉब्लम करते हैं, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है ट्रांसपोर्टेशन। हम इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करते हैं, और तो पहले पढ़ते हैं कि दिया गया है। A steel company has three production plant P1, P2, P3, whose monthly production capacities are 1200 ton, 2000 ton, 1800 tons. The company has received order from customer 1234, has 1500 tons, 2500 tons, 3000 tons, and 1000 tons respectively. The cost matrix of supply from the plant to the customer is shown below. Determine the quantities of the chemical to be supplied from each plant to each customer. Determine the total excess production remaining in the plant after supplying to all the customers. Determine for which customer order are not entirely satisfied and by how much. ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ, ये वही प्रॉब्लम है जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, प्रैक्टिस किया था। देखिए, प्लांट 1 2 3 लिखा, C1 C2 लिखा, यहाँ पे जो भी ग्रीन है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं था, ये बैलेंस नहीं था, तो हमें हमें क्या मिल रहा था, ये वैल्यू था। हमने हमने हमें क्या वैल्यू मिल रहा था, 8000 मिल रहा था, पर यहाँ पे हमें कितना मिल रहा था, यहाँ पे हमें 5000 मिल रहा था। 8000 और 5000 का डिफरेंस क्या होता, 3000, तो हमने 3000 ऐड कर दिया। यहाँ पे कम हो रहा था, तो इसलिए हमने रो में ऐड कर दिया है, डमी। और अब देखिए, हैज इट इज आप लिखिए। फिर हमने क्या किया, सॉल्वर में गए, उस प्रकार से सॉल्वर में सॉल्व किया, 2000 इतना वैल्यू आया। अच्छा, क्योंकि हमने पिछला सम सॉल्व किया था, उसीलिए मैंने यहां पर हमने सॉल्व नहीं किया है। अब जो क्वेश्चन में दिया है उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये जो भी सॉल्यूशन हमें आया है। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स टू बी सप्लाइड फ्रॉम ईच प्लांट टू ईच कस्टमर। हर एक प्लांट से हर एक कस्टमर तक कितना क्वांटिटी सप्लाई हुआ। जैसे कि मैंने बोला, ये जो ग्रीन में यहां पर है, ये है रुपीज, और ये क्या है, क्वांटिटी। तो हमने प्लांट वन से कस्टमर 3 को हमने 1200 क्वांटिटी सप्लाई किया। वही प्लांट 2 से C1 में हमने 1500 सप्लाई किया, और प्लांट 2 से हमने C4 को 500 सप्लाई किया। और चूंकि ये डमी है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और प्लांट 3 से C3 में हमने 1800 सप्लाई किया। ठीक है, ये पहला आंसर हुआ। दूसरा आंसर क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द टोटल एक्सेस प्रोडक्शन रिमेनिंग इन द प्लांट आफ्टर सप्लाइंग टू ऑल कस्टमर्स। अच्छा, सभी कस्टमर्स को सप्लाई करने के बाद कितना एक्सेस बचा है। अच्छा, हमारे पास कितना एक्सेस बचा है, देखिए, अगर मैंने सभी कस्टमर्स को सप्लाई कर दिया तो हमारे पास एक्सेस नहीं बचेगा। क्यों, ध्यान से सुनिए। एक्सेस तब बचेगा जब हमारा जो डिमांड है वो कम रहेगा और सप्लाई ज्यादा रहेगा। तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो एक्सेस होगा। पर यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि ये डमी है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है फैक्ट्री,
पर हमने डमी लिया ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आप ये देखिए, यहां पर ये जो क्वांटिटी है इसे हटा देते हैं। तो मैंने ये क्वांटिटी लिया, फिर हमने ये क्वांटिटी लिया, और फिर मैंने ये क्वांटिटी लिया, तो टोटल कितना हुआ? 5000। 5000 क्या हुआ मेरा? 5000 कस्टमर्स का डिमांड हुआ। अब मेरा सप्लाई कितना है? मेरा सप्लाई है, आप देखिए सप्लाई कितना है मेरा। सप्लाई भी मैंने कितना किया? 5000। तो यहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे भी हमने कितना सप्लाई किया है? 5000। तो यहाँ पर कुछ भी एक्सेस नहीं है। आप देखेंगे कस्टमर का डिमांड ज्यादा है। अब हमने क्या किया? 5000 फुलफिल कर दिया है। बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस बचा है 2500 प्लस 5000, यानी कि 3000 अभी तक कस्टमर का डिमांड है, पर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे क्या पूछा है कि एक्सेस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो आपका हुआ ही नहीं है। प्रोडक्शन होगा तो आप पहले कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करेंगे, फिर एक्सेस कुछ बचेगा। कस्टमर के डिमांड को तो फुलफिल हमने किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कि कोई भी एक्सेस एक्सेस और प्रोडक्शन से बचा कोई भी रिमेनिंग्स नहीं रहेगा। ठीक है, यूनिट्स determine for which customer order are not entirely satisfied and how much। किस किस कस्टमर्स के लिए ऑर्डर सेटिस्फाइड पूरी तरह से नहीं हुआ है। देखिए, कस्टमर ने डिमांड कितना किया था? 1500, प्लांट प्रोड्यूस करता है इतना। तो हमने किस कस्टमर के डिमांड को फुलफिल नहीं किया? हमने, देखिए डमी जो प्लांट है, कस्टमर टू, कस्टमर टू के डिमांड को हमने फुलफिल नहीं किया। उसका डिमांड था 2500, हमने फुलफिल नहीं किया। फिर हम आते हैं कस्टमर फोर को, पार्शियली हमने फुलफिल किया, 500 किया प्लान टू ने, पर डमी हमें क्रिएट करना पड़ा 500, यानी कि इनका भी हमने डिमांड फुलफिल नहीं किया। और यही सब सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है सभी कुछ यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, पहला जो हमने किया था 12,000 टन, तो 12,000 टन यहाँ पे है, फिर 15,000। ठीक है, वही सब हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एग्जाम्स में। और आप देख ही चुके हैं कि कितना आसान है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का मिलता जुलता एक दूसरा टाइप है, उसे बोलते हैं असाइनमेंट। आप सबको कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट्स तो मिले होंगे, और आपने असाइनमेंट्स सबमिट किया होगा। कुछ लोगों ने टाइम पे किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। और जब भी आप असाइनमेंट सबमिशन के दौरान आप एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो हर ग्रुप को एक टास्क असाइन करते हैं। ठीक है, कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, और सब अपने अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। फिर हम पूरे टास्क को जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट होता है और हम सबमिट करते हैं। तो इस टास्क जो एलोकेशन है उसको करवाने में हमें कितना दिन लगा, ये हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से पता लगाते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में आप देख सकते हैं कि यहां पर मान लीजिए, अ कंप्यूटर सेंटर हैज 3 एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। इट वॉज इट wants 3 application programmers to be developed. Head of the computer center, after carefully studying the programs to be developed, estimate the computer time in minutes required by experts for the application programs as follows: assign the programmers to the programs in such a way that the total time is minimized। देखिए, टाइम को मिनिमाइज करना है। यहाँ पे टाइम दिया गया है आपको कि प्रोग्रामर वन को प्रोग्रामर ए को प्रोग्राम वन करने के लिए 120 मिनट लगता है, और बी और वन देखेंगे तो 100 मिनट लगता है, 80 मिनट लगता है। ठीक है, हमारे पास ये सब दिया गया है यहाँ पर टेबल में। अब हम क्या करेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में सिर्फ ये चीज है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल वन लेंगे, हमेशा वन लेंगे। बाइनोमियल यानी कि वन और जीरो होता है, तो बाइनोमियल रहेगा, बाइनरीज नंबर्स रहेगा, 1 1 1 और 1 1 1। अगर ये वन यानी कि टोटल 3 हुआ, और ये टोटल 3 हुआ, 3 into 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 into 3 का है। अगर यहाँ पे 3 into 4 रहेगा, तो आपको 4 into 4 करना पड़ेगा वैसे केस में। क्योंकि ये बैलेंस्ड है, तो हमें यहाँ पर डमी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे,
सेम जैसे पिछले टाइम हमने सॉल्व किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसी प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप क्या करिए, मैं वापस से इसे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इसे डिलीट कर देता हूं। और आप देखिए, इसको भी हमने सम ले लिया, सम ले लिया, सम ले लिया। इसको क्या किया, बाय प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, जीरो। और फिर उसी प्रकार से वन आप लेंगे, जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन। ठीक है। अब सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जीरो और वन लिख के मत आइएगा, आप सॉल्वर में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि जीरो लिखना है, वन लिखना है और सॉल्व करना है। आपको सेल को एलोकेट करना है, पर्टिकुलर सेल, यानी कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेल को, ना कि जीरो और वन लिखना है। ठीक है, ये गलती मत करना। अब चाहिए आप सॉल्वर में। सॉल्वर में चूंकि देखिए ये क्या हो गया, ये सेट ऑब्जेक्टिव्स डाल दिया, सेम मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज कर दिया हमने। ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से हम जाएंगे सॉल्वर में, सॉल्व करेंगे। और ये लीजिए आपका आंसर है। अच्छा, ये क्या बता रहा है, आप देखिए हर रो में किसी एक पर्सन को काम असाइन होगा, किसी एक टास्क दो पर्सन को एलोकेट नहीं होने वाला है, एक टास्क दो लोगों को नहीं जाने वाला है, एक टास्क एक ही पर्सन करेगा यहाँ पर। तो वन, देखिए सी पर्सन सिर्फ वन करेगा। और यहाँ पे देखिए बी क्या करेगा, टू। एंड ए क्या करेगा, वन। ए क्या करे, थ्री। राइट, ये प्रोग्राम करेगा। तो इस तरह से अगर दो बार आया, मतलब बी में भी वन आया और सी में भी वन आया, तो कुछ गड़बड़ है। तो आप देख लीजिए कुछ तो गड़बड़ है, पर यहाँ पे टास्क किसी एक को ही एलोकेट होगा। तो ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम क्या समझते हैं कि हम टाइम कम करते हैं, कितना डेज का लगेगा, मिनिमम डेज कितना लगेगा। तो आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये सब में हम मिनिमाइजेशन ही कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप यहाँ पे जब डेज देख रहे हैं तो डेज आपको कम से कम चाहिए, कॉस्ट आपको कम से कम चाहिए। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, ये प्रॉब्लम को देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से पढ़िए। अ सॉलिसिटर्स firm employs typists on hourly piece rate basis for their daily work. There are five typists and their charges and speeds are different. According to an earlier understanding, only one job was given to one typist, and typist was paid for full hour. Even if he worked for a for a fraction of an hour, find the least cost allocation for the following data. देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये रेट पर आ रहा है। हमारे यहाँ पे इतने टाइपिस्ट हैं और ये रेट है, हर टाइपिस्ट का मतलब रेट पर आ रहा है। अब नंबर ऑफ पेज पर आर, यानी कि टाइपिस्ट ए एक घंटे में 12 पेज टाइप कर सकता है। और ये क्या है, जॉब है, PQRST, ये सब हमारे जॉब्स हैं, डिफरेंट टास्क है जो करना है। यहाँ पर हमारे पेजेस कैसे हैं, जैसे कि 199 पेज है, मान लीजिए कि सिर्फ डिफरेंट बुक्स हैं, एक समझ लीजिए कि डिफरेंट बुक्स है और टाइपिस्ट को लिखना है, उसको कॉपी करना है। तो जो पी है जॉब, उसको 199 पेज है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम 199 डिवाइड बाय 12 करेंगे और इंटू 5 करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा। पिछले जितने भी प्रॉब्लम्स थे वहां पर आपको जो भी कॉस्ट दिया गया था वो टेबल के अंदर दिया गया था। यहाँ पर बस इतना है, थोड़ा सा काम बढ़ा दिया गया है आपका, पर वही है जो पिछले प्रॉब्लम्स में हमने देखा था, उसमें हमको दिया गया था, इसमें हमको फाइंड आउट करना है। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, अब चलते हैं एक्सेल की तरफ। देखिए हमने आपका काम आसान कर ही दिया है। आप देखिए हमने क्या किया, 199 को डिवाइड किया 12 से और उसको मल्टीप्लाई किया 5 से। देखिए जॉब हमने PQRST लिख दिया, टाइपिस्ट हमने लिख दिया ABCDE। ठीक है, हमने जॉब लिख दिया, टाइपिस्ट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 199 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, ये क्या हो गया, P&A। P&A क्यू में क्या होगा, 175 इन डिवाइड बाय 12 इंटू 5, फिर
आर में क्या होगा 145 R&A, R&A, ठीक है, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे एम आर राउंड का मतलब क्या, हमने राउंड ऑफ कर दिया है, उसी आर राउंड यूज किया है। हमने क्या किया, 199 को डिवाइड बाय 12 कर दिया, जो भी वैल्यू है उसका राउंड ऑफ किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। और वही यहाँ पे देखिए क्यू को, फिर आर की तरह, आर, ये आर है और ये है आर है और ये है। वैसे ही रैंडमली मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए ये क्या है, पी है और ये बी है, पी है और बी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है, पी है और ये सी है। और यहाँ पे जाते हैं, ये क्या है, आर है और सी है, आर कहाँ पे, आर ये है, सी यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हमें कॉस्ट मिल गया। अब देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। आप 1 1 1 कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 5। उफ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें डमी वापस करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिस प्रकार से हमने पिछला सम सॉल्व किया था उसी प्रकार से आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। आप लिख दीजिए, ये टेबल बना दीजिए, यहाँ पे ये बता रहा है कि टाइप, और फिर ये सॉल्यूशन आएगा, मतलब मुझे मिनिमम इतना रुपया लगेगा 399, ठीक है। और हम सॉल्वर में ऑलरेडी हमने, ये देखिए। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया पिछले प्रॉब्लम में, कि यहाँ पर अब बाइनरी लिखेंगे, इंटीजर ने, क्योंकि बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 या 1। आप यहाँ पर अगर कोई नंबर आया तो वो गलत हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि कोई इंटीजर वैल्यू आया 5 6 10, तो वो गलत है। आपको या तो 0 होगा सेल में, जो भी आएगा वेरिएबल, ये डिसीजन वेरिएबल्स है यहाँ पे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इसीलिए हम इंटीजर की जगह यहाँ पर बाइनरी करते हैं। बाइनरी के लिए कुछ नहीं, आप जब ऐड में जाएंगे तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखे हुए आएगा बाइनरी, उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर सॉल्वर में जाइए, सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा 399। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइपिस्ट ए को कितना, टाइपिस्ट ए को हमने काम दिया टी का, टाइपिस्ट बी को हमने काम जॉब दिया आर का, टाइपिस्ट सी को काम दिया एस का। इसका मतलब है कि जो जिस स्पीड से और जिस रेट में काम कर रहा है, हमने उसको वो टास्क दे दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, तो आपने किसी पर्सन को, पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन ए को बोला कि आप जाइए और ईंट का बंदोबस्त कीजिए, राइट, एक जॉब हो गया। पर्सन बी को आपने बोला कि जाइए आप सीमेंट लेके आइए। तो ये दोनों डिफरेंट टास्क है और आपने एलोकेट कर दिया। नहीं तो हमें कंफ्यूजन होगा कि हमने पर्सन ए को क्या टास्क देना है और पर्सन बी को क्या टास्क देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑप्टिमाइज किया कि बेस्ड ऑन देयर जो भी कॉस्ट है, वो कितना पैसा लेता है, उसके अकॉर्डिंग हमने टास्क को एलोकेट किया, ताकि हमें कम से कम समय लगे या कम से कम कॉस्ट लगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 399 लगेगा, हमारा सबसे लीस्ट कॉस्ट है। ये हुआ। अब एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये क्या है। अ बैंक हैज रिसीव्ड 4 business loan applications, 5 loan officers can be assigned to these 4 loan applications. However, all 5 officers being busy, each can handle only one application. The following data shows the number of days required for each loan officer to complete processing each loan application. यहाँ पर लोन एप्लीकेशन दिया है और लोन ऑफिसर्स दिए गए हैं, राइट। ऑफिसर्स O1 O2 O3 और ये लोन है, और इन्हें कितना दिन लग रहा है वो दिया है, और फिर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एलपी, एलपी। अच्छा, ये जो असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पर कहीं भी असाइनमेंट ये शब्द यूज नहीं किया है। पर आपको ये पता लगना कि यहाँ पे हम किसी चीज को असाइन करना है, ना कि ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ था, कॉस्ट हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खर्चा, एक कॉस्ट इन्वॉल्व था। यहाँ पर हमने एक काम असाइन किया है किसी को, तो जब भी काम असाइन करेंगे वो है असाइनमेंट का प्रॉब्लम, वो एलपीपी का ही पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सेल में हमने टेबल ऑलरेडी बना दिया है, अब सॉल्व किस तरह से करते हैं वो देखते हैं।
देखिए आप क्या कीजिएगा, टेबल बना दिया, पहले देखिए बैलेंस है कि नहीं ये। अच्छा हमने डमी ऐड कर दिया, यानी कि ये बैलेंस नहीं था, ये बैलेंस नहीं था। देखिए ये 1 1 1 कितना 4 हुआ था, और ये कितना हुआ था, ये 5 हुआ था, 5:4 है। मतलब मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डमी ऐड कर दिया। और डमी में हमेशा हम क्या करेंगे, अंदर जीरो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आप इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, अंदर के सभी चीज को डिलीट कीजिए, फिर इक्वल्स टू सम ऑफ ये सभी। फिर ये मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स। हम क्या करेंगे, ऑटो सम में जाएंगे, इसको सम कर देंगे। ये क्या हुआ मेरा, ये ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स हुआ। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, पर आपको डेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो मिनिमाइज करने हम अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सम, नहीं सम प्रोडक्ट, ये लीजिए। अच्छा आप पहले, आप किसी के मन में सवाल आया होगा कि ये अगर मैं पहले ये सेलेक्ट करता हूँ और फिर ये सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, वैसे भी कर लीजिए। ये सम प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होता, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जिसको लेना है आप उसको ले लीजिए। फिर यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट लिखना है, हम मान लीजिए कि ऑफिसर के कंस्ट्रेंट्स को लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, ये जो भी ऑफिसर्स कितने हैं हमारे, ये ऑफिसर्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। कंस्ट्रेंट क्या है मेरा, पहला ये है। फिर अच्छा ये आप ऐड कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट अगर मैं इक्वल्स टू करूं तो आ जाएगा, और ये आएगा, प्रॉब्लम होगा। फिर उसी लिए मैं क्या करता हूँ, ये कॉलन यूज करके फिर इक्वल्स टू, ताकि इक्वल्स टू आ जाए। फिर इसको ड्रैग कर दीजिएगा, इसको भी ड्रैग कर दीजिए। फिर आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा ये रेडी होगा। फिर उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लोन कंस्ट्रेंट्स। फिर हम लोन कंस्ट्रेंट्स में इसे लीजिए, कॉपी कीजिए, राइट क्लिक एंड ट्रांसपोज कर दीजिएगा। फिर इसे हम जीरो यहाँ पे लेंगे, इस जीरो को लेंगे, इस जीरो को लेंगे, इस जीरो को लेंगे, सेल एलोकेशन। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ट्रैक कर दिया। फिर हम इसे लेंगे, A2, फिर A3, फिर A4 एंड देन A5। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सॉल्वर में, इंसर्ट, नहीं डेटा सॉल्वर। और सॉल्वर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम मिनिमाइज करना है, वेरिएबल्स क्या है मेरा, ये है वेरिएबल्स। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, ये पूरा ट्रैक कर लीजिएगा, फिर इक्वल्स टू, फिर इसे पूरा ट्रैक कर लीजिएगा, फिर ऐड कर दीजिए। फिर ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, इक्वल्स टू, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर वापस ऐड कर लीजिए। ये वेरिएबल है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। फिर वापस से जाइए, ऐड कीजिए इसको। अब क्या करेंगे, हम इंटीजर की जगह यहाँ पे बाइनरी लिखेंगे। ठीक है, और ओके कर दीजिए। फिर आप सिंप्लेक्स को सेलेक्ट कीजिएगा और चाहिए और सॉल्व कीजिए। तो आपका आया 13 डेज, कितना, 13 डेज। अच्छा माफ कीजिएगा, 13 डेज ये इसलिए आया बिकॉज मैंने यहाँ पे गलत नंबर लिया है, ये 6 है। तो वापस से आप देखिए, इस पे रिलाय मत कीजिए, जो भी वैल्यू आया वापस से सॉल्वर में जाइए, सॉल्व कीजिए। हाँ 14, तो 14 मेरा आंसर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 6 दिया था, मैंने यहाँ पे कुछ और नंबर लिया। अब सम, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, एलपी हमने फॉर्मुलेट कर लिया और सॉल्व कर दिया। अब विच लोन ऑफिसर विल नॉट बी प्रोसेसिंग एनी ऑफ दीज लोन एप्लीकेशंस, कौन सा लोन ऑफिसर है जो एक भी लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेगा? तो देखिए हमने डमी कहाँ पे क्रिएट किया था, ये, और
उस लोन ऑफिसर को एक काम असाइन हुआ है, डमी है, वहां पे कोई काम है ही नहीं ना, तो लोन ऑफिसर 5 को कोई भी काम नहीं है, तो आंसर क्या होगा, लोन ऑफिसर 5। हाउ विल ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज इफ लोन ऑफिसर 5 takes 4 days to process the loan application to। मेरा लोन एप्लीकेशन देख क्या, हाउ मच हाउ विल द ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज इफ लोन ऑफिसर 5 विल टेक 4 days। लोन ऑफिसर 5 को अगर 4 दिन लगा, इंस्टेड ऑफ, अभी क्या लिख रहा है, लोन ऑफिसर 5 को लग रहा है 6 दिन, इसकी जगह अगर 4 दिन लगा, 4 days टू प्रोसेस लोन एप्लीकेशन टू, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो क्या ये चेंज होगा? चलिए सॉल्वर में जाएंगे, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लोन ऑफिसर 5 चेंज कुछ भी नहीं होने वाला है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो वही अगर मैंने यहाँ पर 5 की जगह 2 days लिखा, लेट्स से 2 days लिखा, तो सॉल्वर में जाएं, सॉल्व करें, तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा। अगर मैंने लोन ऑफिसर 5 को 2 days दिया, तो अब देखिए सॉल्यूशन क्या हुआ, डमी किसको गया, डमी गया ऑफिसर 4 को। तो यानी कि इस मूवमेंट, जब हमने लोन ऑफिसर 5 को A2 का काम दिया, लोन एप्लीकेशन 2 का काम दिया, 2 days में अगर वो काम करता है, तो ऐसे केस में ऑफिसर 4 के पास कोई काम नहीं रहेगा, और ऑफिसर 4 क्योंकि वो डमी के अंदर में आ रहा है, तो उसका कोई भी काम नहीं है, और ऑफिसर 5 को काम मिलेगा। तो ये था प्रॉब्लम, और ये देखिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा भी है, ठीक है, इस प्रकार से हमने सॉल्यूशंस लिखे हैं। आप देखिए कितना आसान है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझा होगा। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप प्रैक्टिस जरूर करना, इसको एक्सेल में प्रैक्टिस करना, ताकि आपको बहुत आसान लगे ये। और आप सबका शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, बेहिचक मुझे संपर्क करें, और मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। आप सबका शुक्रिया।